हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जिस चैप्टर के साथ हैं वो है द कोल्ड वॉर एरा, यानी कि शीत युद्ध का दौर, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो हमने अभी क्लास 12 का एक चैप्टर उठाया है एक बच्चों के कहने पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर को समझने से पहले हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी का समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम इस बैकग्राउंड स्टोरी पे फोकस करते हैं। ये बैकग्राउंड स्टोरी क्या कहती है कि स्टार्टिंग में हमारी दुनिया में क्या हुआ था, पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, यानी कि पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। उसके बाद क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से 1945 तक। उसके बाद जो 1945 वाला विश्व युद्ध था, जब वो खत्म हुआ उसके बाद एक कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ, यानी कि जब विश्व युद्ध हो रहा था तब हम वेपन से, बंदूकों से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया अब सिर्फ विचारों की लड़ाई रह गई थी, सिर्फ हमारे थॉट्स की, हमारी आइडियोलॉजीज की लड़ाई रह गई थी, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई थी। तो इसलिए उसे कोल्ड वॉर कहा गया। कोल्ड क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें कभी भी वेपन्स नहीं उठाए गए। उसके क्या क्या रीजंस थे, क्यों नहीं उठाए गए, कैसे क्या हुआ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कुछ ग्रुप्स को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये ग्रुप्स क्या कहते हैं? ये अलाइड ग्रुप है, अलाइड पावर्स, और दूसरा एक्सिस पावर, जिन्हें हम मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कहते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता था? यूएस आता था, सोवियत यूनियन आता था, ब्रिटेन आता था, फ्रांस आता था। ठीक है, अब ये कहाँ है आप सबको ये मैप में देखना है, क्योंकि 12th क्लास में अगर आप एक भी कंट्री का नाम देखते हो या कुछ भी देखते हो, आपको तुरंत मैप खोलना है और समझनी है चीज़ें, वरना चीज़ें समझ में इतनी अच्छे से नहीं आ पाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, दूसरे ग्रुप में कौन था? जर्मनी था, इटली था और जापान था। ठीक है, अब ये लोग इस ग्रुप में आते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इनमें से एक हारा एक जीता। हर वॉर की यही कहानी होती है। तो अलाइड पावर्स क्या हुई? ये जीत गई, और एक्सिस पावर क्या थी? ये हार गई। क्यों हारी, कैसे हारी, कैसे एंड हुआ, हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो अलाइड पावर्स हैं उनमें जो यूएस है और जो सोवियत यूनियन है, ये सबसे बड़े हमारे ग्रुप्स हैं, या फिर कह लो हम सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं ना इसके, ये यही दोनों हैं। ठीक है, देखते हैं जरा एक बार हम, हाँ मैप देखते हैं। यहाँ देखो, ये जो मैप है, यहाँ पे जब हम अपनी कंट्रीज़ को नोटिफाइड करेंगे, देखेंगे, तो देखो यहाँ पे अलाइड पावर्स जो है यूएस, ये जो अमेरिका वाला रीजन है, ये जो सोवियत यूनियन है ये वाला रीजन, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, ब्रिटेन जो यहाँ आता है, और फ्रांस भी इसी में ही आता है, छोटा सा पार्ट है। तो इन कंट्रीज में ये कंट्रीज क्या थी? एक साइड थी, और ये सब बड़ी कंट्रीज थी। ठीक है, ये सब क्या थी? बड़ी कंट्रीज थी, ज्यादा वो थी। दूसरा ग्रुप भी ज्यादा कमजोर नहीं था, बट इनके रिलेटिविटी कमजोर मिला। जर्मनी और इटली यूरोप का ही पार्ट है, आपको यहाँ पे मिलेंगी, और जापान यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप एग्जैक्टली चेक करेंगे अपने मैप में जाके, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि आप कैसे, मतलब ये आपको कहाँ मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या सीन आता है, उसके बाद देखेंगे हम कि जब ये जीत गए तो उसके बाद यूएस और सोवियत यूनियन में आपस में लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई हो गई? क्योंकि ये दोनों ही पावरफुल थी। अब इन दोनों में से किसकी शक्ति पूरे विश्व में चलेगी? ये तो फिक्स हो गया कि अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर में से अलाइड पावर्स यानी कि मित्र राष्ट्रों की शक्ति पूरे दुनिया में चलेगी, लेकिन अब इन दोनों में से भी किसकी शक्ति या फिर किसकी पावर या फिर किसकी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में चलेगी, ये वाली बात पे अब बात थी। जो युद्ध हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, 1945 से 1990 के लगभग चला। ये 1990 के आसपास अमेरिका जीत गया था, या कह लो कि अमेरिका की मोनोपोली हो गई थी इसमें, कि सबने अमेरिका के आइडिया को फॉलो किया। तो अब हमें देखना है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम की वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या थी। ठीक है, दोनों सुपर पावर्स क्या क्या काम करनी थी, क्या क्या नहीं करनी थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, यानी कि जिसे हम गुट निरपेक्ष कहते हो आप लोग, वो क्या था। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी थी उस टाइम। ठीक है, तो क्या चीज़ें चल रही थी, आपको समझना होगा कि ये जो दोनों ही अब अपोजिट हो गए थे ना, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों की जो विचारधाराएं थी वो भी बिल्कुल एक तरह से अलग अलग थी, जिन पे ये मेन युद्ध है। ठीक है, मेन जो इनकी दिक्कतें हैं ना, वो इस विचारधारा की थी। अब हम एक बार देखेंगे कि वो किस विचारधारा, किस आइडियोलॉजी के पीछे पड़े हुए थे। यूएसए कहता था, यूएसए की एक आइडियोलॉजी थी अपनी, कि वो कहता था लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है ना, तो लोकतंत्र हो और लिबरल हो, यानी कि थोड़ा उदारवादी हो, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस कम हो, इस तरह से, जहाँ पे हमें भी राइट मिले, यानी कि लोगों को भी राइट मिले। ठीक है, और लोग वोट भी कर सके, वो होती है लिबरल डेमोक्रेसी। और पूंजीवाद एक छोरी होती है जिसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, कि जिसके पास जितनी कैपिटल है वो आप लोग इन्वेस्ट करो, आप कमाओ, प्रॉफिट कमाओ और अपनी चीज़ें अपने लिए इन्वेस्ट करो, बिजनेस बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें। तो ये बात करते हैं कि जिसके पास
पास पैसा है वो अपना काम खुद करेगा, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो ये वाली जो थ्योरी है तो ये हो गई डेमोक्रेसी की और पूंजीवाद की। दूसरा यूएसएसआर क्या कहता है, यूएसएसआर समाजवाद की बात करता है। वो कहता है कि सिर्फ वही लोग नहीं जिनके पास पैसा है वो कमाएंगे, वो ही अपना बिजनेस करेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है तो फिर सोसाइटी की जिम्मेदारी हो जाती है, पूरे समाज की जिम्मेदारी हो जाती है, पूरी मतलब देश की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि गरीबों तक वो सामान पहुंचाए, गरीबों को खाना दे, मतलब सबकी देखभाल करे। तो ये समाजवाद कहता है कि अगर कोई गरीब भी है ना और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो काम आएगा तभी खाएगा, उसे खाना देना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समाजवाद कहता है। ठीक है। और साम्यवाद क्या कहता है, साम्यवाद इसी की एक आइडियोलॉजी है, यानी कि इसी के तहत इसकी एक ब्रांच समझ लो, बाकी आप वास्टली तो बाद में पढ़ोगे। ठीक है। साम्यवाद क्या है, साम्यवाद कहता है कि काम हम लेंगे, इनकी जितनी इनके पास क्या है क्वालिटीज़ हैं उतना हम काम लेंगे, लेकिन जितना भी प्रोडक्शन आएगा, जितने भी पैसे आएंगे डिवाइड कर देंगे इक्वली। मान लो कोई ए है पर्सन और कोई बी है, ये काम कर सकता है 50 दिन का, ठीक है, और ये काम कर सकता है सिर्फ 40 डेज। ठीक है। तो जो सैलरी है ना 50 और 40 की 90 दिन मिला के दोनों को मिलेगी कितनी 45 ही, कितनी मिलेगी 45 ही। चाहे किसी ने कितना भी काम किया हो सैलरी हम इक्वल देंगे। काम कितना लेंगे उनसे, जितनी इनकी क्वालिटी है, और सैलरी कितनी देंगे, जितनी इनकी ज़रूरत है, सिर्फ उन अकॉर्डिंग देंगे या फिर इक्वल देंगे। तो ये साम्यवाद कहता है। समाजवाद क्या कहता है कि अगर किसी की ज़रूरतें हैं तो हम उसकी नीड पूरी करवाएंगे, रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें सरकार प्रोवाइड करवाएगी। तो ये आइडियोलॉजी किसकी थी, सोवियत संघ की, और ये आइडियोलॉजी किसकी थी, अमेरिका की। अमेरिका कहता था लोकतंत्र लाओ, ठीक है, और यहाँ क्या है पूंजीवाद, यानी कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना कमाएगा, वो इतना खाएगा। ठीक है। तो काम कमाओ, मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये दोनों की आइडियोलॉजी थी जिसपे उनकी लड़ाई एक तरह से शुरू हुई थी। अब हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फोटो इनिशिएट हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, फोटो की शुरुआत कर रहे हैं हम। ये ऊपर क्या है, अमेरिका का झंडा है, नीचे क्या है, रशिया का झंडा है। अमेरिका का झंडा कहाँ लगा हुआ है, जापान की भूमि पे है। वो सोवियत संघ का कहाँ है, जर्मनी। अभी जो हमने पढ़ा था कि जर्मनी और जापान दोनों एक ही साइड के ग्रुप पे थे, यानी कि दूसरी साइड वाले अब जीत चुके हैं। अब युद्ध किस पे शुरू हुआ, वही जो आइडियोलॉजी का मैंने कॉन्फ्लिक्ट बताया ना कि हमारे यहाँ पूंजीवाद होगा या समाजवाद होगा, यानी सोशलिस्ट होगा या फिर कैपिटलिस्ट थ्योरी होगी, क्या होगी, इस पे बहस थी कि पूरी दुनिया किसके फ्लो में आगे बढ़ेगी। तो पहला क्या है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उसमें क्या हुआ, 1961 की बात है। मैंने कहा ना 1945 से 90 तक क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चला था। तो बीच में एक इंसिडेंट हुआ 61 में। क्या हुआ कि यूएसएसआर का एक महाद्वीप था क्यूबा, यानी कि महाद्वीप नहीं सॉरी द्वीप था, छोटा सा आइलैंड था क्यूबा, ठीक है, जिसपे पावर किसकी थी, यूएसएसआर की थी। लेकिन वो था किसके पास सिचुएटेड, वो था यहाँ अमेरिका के पास। ये जो छोटा सा वो है ना आइलैंड, यहाँ पे सिचुएटेड था। तो अब डर क्या रहा, अब डर था संयुक्त राष्ट्र के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्हें ये डर था कि क्यूबा के जो नेता है ना, क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो, उनकी सरकार को यूएसए गिरा देगा। अब यूएसए के पास ही है ना क्यूबा, तो उन्हें डर क्या था कि यूएसए क्यूबा में जो फिदेल कास्त्रो की सरकार है उसे गिरा देगा। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या करा, निकिता क्रुश्चेव ने सोचा कि मैं इसे अपना सैनिक अड्डा बना लूँ। क्या बना लूँ, मैं इसे अपना सैनिक अड्डा बना लूँ। यहाँ पे अपने वेपन्स लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, यानी कि अगर उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश करी, अगर उन्होंने गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करी, तो हम लोग वहाँ पे इन्हें वॉर के जरिए मतलब अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। अब यूएसए को इसके इतने पास था ना क्यूबा, देखो ऊपर देखो कितना पास है। इतने पास होने के बाद भी कब पता चला, 3 हफ्ते बाद पता चला। कब पता चला, 3 हफ्ते बाद पता चला। और फिर 3 हफ्ते बाद इन्होंने क्या करा, जॉन एफ कैनेडी जो इनके राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि हम लोग भी यानी कि यूएसए भी अपने जो मिसाइल्स हैं उन्हें आगे बढ़ा देगा। दोनों ही युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे से क्या था कि शायद सामने वाला युद्ध कर दे, शायद सामने वाला युद्ध कर दे। इस शायद ने क्या करा, उनके वेपन्स की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ानी शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, अब दोनों साइड वेपन्स बढ़ने लगे। ठीक है, दोनों साइड वेपन्स बढ़ने लगे, दोनों वेपन्स आमने सामने आ गए। और जब दोनों वेपन्स आमने सामने आ गए तब क्या हुआ कि एक इस चीज़ को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहा, जब क्यूबा में दोनों साइड के जो वेपन्स थे आमने सामने आ गए, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ। इस डेंजरस सिचुएशन को, ठीक है, कि जब दोनों मतलब पूरा वर्ल्ड क्या सोच रहा था कि अब तो युद्ध हो जाएगा, लेकिन जब युद्ध नहीं हुआ तो पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली, क्योंकि पूरी दुनिया देख चुकी थी कि विश्व युद्ध के बाद कितनी बुरी त्रासदी हुई थी और क्या त्रासदी थी, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोल्ड वॉर क्या था, हाईएस्ट पॉइंट था।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु क्या था, वो कोल्ड वॉर था। और ये वाला जो पैराग्राफ है ना तुम्हारा, जो हिंदी में लिखे हुए थे, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध से लेकर युद्ध नहीं छिड़ा तक, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये आपका जो क्वेश्चन आता है ना पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, उनमें ये आया हुआ है, तो एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला नेक्स्ट है द कोल्ड वॉर वाला, ये वाला पैराग्राफ भी बहुत आराम से आया हुआ है उन्हीं पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में। इसमें वही आइडियोलॉजी है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सोवियत यूनियन किसकी तरफ था, सोवियत यूनियन समाजवाद साम्यवाद की तरफ, यानी कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट की तरफ था, और जो ये थे अमेरिका वाले थे वो उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद की तरफ थे। इनका जो युद्ध था वो पावर का तो था ही, लेकिन पावर के साथ साथ किसका था, सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं था, बल्कि किसका था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज था, विचारधाराओं का युद्ध था, ठीक है, विचारधाराओं का युद्ध था। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, आखिर ये शीत युद्ध था क्या। मैं आपको ये समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से पहले ही कि 1945 में क्या हुआ था कि युद्ध खत्म हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक्सिस पावर थी, अलाइड पावर थी, ठीक है। एक्सिस और अलाइड में से कौन जीता, मित्र राष्ट्र जीत गए, ठीक है, यानी कि जो अलाइड पावर थी वो जीत गई। उसके बाद अलाइड पावर में वो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि कौन जीतेगा। उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले ही 1914 से 1918 के बीच हो चुका था, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं पहले ही, मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब क्या है, दूसरे विश्व युद्ध का एंड हुआ कैसे, बहुत ही दर्दनाक युद्ध मतलब एंड हुआ था, और आप सब जानते हो कैसे हुआ था। अब आप लोग जानते हो, जी हाँ आप सब जानते हो। जापानीज के जापान में जो शहर है ना हिरोशिमा और नागासाकी, तुम सबने इसका नाम सुना होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराए थे, बहुत बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, ठीक है। आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी में हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा होगा, शायद पत्थर पे करके कुछ चैप्टर है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही बम गिरा था ना, तो उस पत्थर पे वो इंसान ऐसे ही छप गया था एकदम से। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, मेरे को वो याद आया था, तो वही मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई थी उससे कि सभी लोग हक्के बक्के रह गए। अब वो कहा जाता है कि जो इसके आलोचक हैं, यानी कि जो इसके अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका को बम नहीं गिराने चाहिए थे, वो कहते हैं कि अमेरिका को यानी कि यूएसए को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, अमेरिका को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, लेकिन तब भी इन्होंने बम गिराए सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए मॉस्को को कि हम कितने पावरफुल हैं। लेकिन जो उसके बचाव में जो लोग बोलते हैं, डिफेंस में जो बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये डालने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं डालते ना तो क्या होता है, इन बम को नहीं गिराते तो फिर ये युद्ध चलता रहता और कभी भी ये युद्ध का एंड नहीं होता। तो इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतनी गंदी हालत में ख़त्म हुआ था कि जो जापान था वो बहुत ज़्यादा हिल गया था पूरी तरह से। इसीलिए उसके बाद जो हमने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पढ़ा ना, इसलिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पे कोई युद्ध करने नहीं वाला था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कितना विस्फोटक होते हैं ये एटॉमिक बम जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे थे। ठीक, उसके बाद क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ जो महाशक्ति हैं दोनों की दोनों, उन्होंने एक दूसरे का मुकाबला शीत युद्ध में क्या किया, सिर्फ विचारों से किया। कोई परमाणु बम नहीं डाले, कोई चाहता ही नहीं था परमाणु बम डालना, क्योंकि दोनों को पता था कि एक के पास अगर मतलब एक ने बम डाल दिए तो दूसरे के पास इतनी पावर है कि वो और डबल युद्ध करेगा, और अगर उसने युद्ध कर दिया तो तीसरे मतलब सामने वाले के पास फिर से ताकत बचती है कि वो और युद्ध करेगा। इस सिचुएशन को डिटरेंस कहा गया, जिसे हम कहते हैं अपरोध की स्थिति। किसकी? अपरोध की स्थिति, यानी कि दोनों शत्रुओं को, दोनों एनिमीज को पता था कि इतने न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं कि अगर यहाँ युद्ध हुआ तो फिर क्या होगा कि हम दोनों के लिए ही खतरा है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिटरेंस की सिचुएशन क्या थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना क्वेश्चन आंसर में, ये डिटरेंस वाला। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। अब मैंने जो ऊपर ये फोटोज़ छोड़ी थी ना, ऊपर वाली जो फोटोज़ हैं ये देखते हैं यहाँ पे। ये फोटोज़ हैं कि जो जो युद्ध हुआ था, जो युद्ध मतलब युद्ध में जो बाद में बम गिराए गए, उन बम की वजह से क्या त्रासदी हुई थी। ये देखो पूरे सारी चीज़ें, सड़कें वगैरह सब गिर चुकी हैं, ठीक है। अब इनका एक निकनेम दिया गया था, देखो ये लिटिल बॉय और फैट मैन। जो हिरोशिमा पे गिरा उसे लिटिल बॉय कहते हैं, और जो नागासाकी पे गिरा उसे कहते हैं फैट मैन। ये बॉम्ब के निकनेम थे, ठीक है। और इनका वजन कितना था? सिर्फ 15 किलो टन था एक का, लिटिल बॉय का 15 किलो टन और फैट मैन का 21 किलो टन, सिर्फ इतना वजन था। अब देखो उसके बाद इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई, लेकिन मैं इसे सिर्फ इतना क्यों कह रही हूँ, ये अपने आप में कम नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना इसलिए क्योंकि जो 1950 वाले टाइम आ गया था ना, यानी कि 1945 में तो हमारा कोल्ड वॉर वो विश्व युद्ध खत्म हो गया था सेकेंड, फिर 5 साल बाद 1950 का जब दशक शुरू हुआ तब इतने देखो 10,000 से लेके 15,000 किलो टन तक के लोगों ने
क्या बना लिए थे, बम बना लिए थे, एटॉमिक बम, यानी कि इन दोनों देशों ने 10,000 से लेके 15,000 की क्वांटिटी तक के न्यूक्लियर पावर वेपन बना लिए थे। अब सोचो सिर्फ 15 और 21 कहाँ हैं और 10,000 और 15,000 कहाँ हैं। तो इतना ज़्यादा पावरफुल बम जब हमने बना लिए तो किसी में हिम्मत होती कि उन्हें झेल पाए। इसीलिए वो डिटरेंस की सिचुएशन जो हमने पढ़ी है ना, ये कि अवरोध की स्थिति पैदा हुई कि दोनों को पता था कि अगर युद्ध हो गया तो दोनों में से दोनों के पास हथियार बचेंगे और रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। तो ये जो रोक और थाम की सिचुएशन थी, ये डिटरेंस थी, ठीक है। इसकी वजह से युद्ध नहीं हुआ। अब दोनों से ये एक्सपेक्टेशन करी जाती थी कि किस तरह से उन्हें थोड़ी समझदारी का पालन करना है, क्योंकि दोनों ही साइड ने ये चीज़ें देख ली थी। तो एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की थी, बिहेवियर की थी, एक रेशनल बिहेवियर, यानी कि एक बुद्धिजीवी की तरह वो सोचेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। भले ही उन्हें गुस्सा आए फिर भी वो दिमाग लगाएंगे और सेंसिबल तरीके से कहेंगे कि भाई हमें युद्ध नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ, दोनों साइड जो पावर्स थी उनका आरंभ कैसे हुआ। ये भी मैं आपको बहुत आराम से पहले समझा चुकी हूँ कि धीरे धीरे क्या हुआ, जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ गए तो इन दोनों ने अपने आसपास वाले देशों से क्या करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, आसपास इंटरनेशनल रिलेशन अपने अच्छे रखना चाहिए। अब जितने लोग इनके ग्रुप में इन्वॉल्व होंगे यानी कि उतने ही देश इनकी आइडियोलॉजी का पालन कर रहे हैं। अगर मान लो यूएसए से कोई देश जुड़ रहा है, इसका मतलब यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी जो हमने पहले पढ़ी वो कैपिटलिस्ट वाली और डेमोक्रेसी वाली, वो उसे मान रहे हैं। और जो सोवियत संघ से जुड़ रहे हैं यानी कि वो सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी वो उसे मान रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से जो ये देश थे, इन बड़े बड़े देशों के लिए छोटे छोटे देश बहुत ज़्यादा यूजफुल थे, ठीक है। अब क्या है कि अब इन्होंने कुछ अलायंस बनाए, कुछ अपने रिश्ते बनाए, नाते बनाए, कॉन्ट्रैक्ट बनाए। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, जो सोवियत कैंप था, यानी कि जो सोवियत कैंप था वो कहाँ ज़्यादा हुआ, वो पूर्व में था, ईस्ट में था। अब देखो, आप देखोगे यहाँ पे ये जो यूएसएसआर, ये रेड कलर से है ना, ये ईस्ट वाला पार्ट है। इन्होंने अमेरिका वाला पार्ट इस वाले मैप में नहीं है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, पहले जो मैप दिखाया था, तो वेस्ट में क्या था, हमारा यूएसए था, तो वहाँ के ग्रुप को वेस्टर्न कहते थे, ठीक है। और जो यूएसए था वो हमारे ईस्ट में था, तो इस वाले ग्रुप को हम ईस्टर्न अलायंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गुट बन गए जिन्हें हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, ठीक है। अब पश्चिमी गठबंधन यानी कि जो ये वाला वेस्टर्न वाला था ना, ठीक है, जो ये वेस्टर्न अलायंस ने क्या किया कि अपने साथ एशिया के भी कुछ एरियाज़ को लिया था, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। उसके जो वेस्टर्न अलायंस को एक और नाम दिया गया है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक क्यों कहा गया, क्योंकि वो नॉर्थ में, यूएसए थोड़ा नॉर्थ में आता है ना, ऊपर की साइड आता है। तो उन्होंने जो अपनी गठबंधन किया था, जो अपने रिश्ते बनाए थे या कह लो कि अपने रिलेशंस अच्छे करे थे, वो नाटो के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी, जो अप्रैल 1949 में करी। सोवियत संघ ने जो अपनी अलायंस बनाई, ईस्टर्न अलायंस, उसे उन्होंने क्या नाम दिया, वार्सा पैक्ट। क्या नाम दिया, वार्सा पैक्ट, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इसके रेस्पॉन्स में बनाई थी, यानी कि नाटो पहले बना था, उसके बाद सोवियत यूनियन ने अपनी वो चीज़ें बनाई जिसे उन्होंने वार्सा कहा। उसका मेन प्रिंसिपल यही था कि जो नाटो करे उसके जो मतलब उसका जवाब देना उसका तरीका था, मतलब उसका जो काम था सिर्फ उसका जवाब देना था, ठीक है। अब इंटरनेशनल अलायंस जो था ये कोल्ड वॉर के एरा में, यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना है जो हमें समझने वाली बात है, वॉर्सो संधि हमने ये सब पढ़ ली। उसके बाद कुछ जो अमेरिका था, यूएसए था, यूएसए ने कुछ साउथ ईस्ट एशिया में भी अपने रिलेशन बनाए। यूएसए ने कहाँ बनाए, साउथ ईस्ट एशिया में भी अपने रिलेशन बनाए, ठीक है। मिडल ईस्ट में भी बनाए। तो जो साउथ ईस्ट एशिया में बनाए वो साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, और जो सेंट्रल में बनाए, यानी कि सेंटर में बनाए, वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। आपसे सिर्फ इससे जो क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में वो बस इतना सही आएगा कि क्या क्या उन्होंने गठबंधन बनाए। तो आपको नाम देने, नाटो तो मेन था ही, उसके अलावा क्या था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी था सीएटो, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था सेंटो। इनके सिर्फ नाम याद करने हैं, इनसे और कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, एक अब छोटे देशों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया था कि या तो वो मतलब अमेरिका की साइड जाए या वो सोवियत यूनियन की तरफ जाए। लेकिन इसके ही साथ साथ एक कुछ देश ऐसे भी थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, जैसे इंडिया है, ठीक है। इन सब पे किसने हमारे ऊपर किसने कब्जा कर रखा था, या कह लो कि हमें किसने बंदी बना रखा था, वो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने हमें बंदी बना रखा था। तो या तो हमें यूएसएसआर की तरफ जाना था या फिर हमें दूसरी साइड जाना था, यूएसए की तरफ जाना था। लेकिन
ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले देश थे, इन्होंने क्या कहा कि हम दोनों में से किसी की तरफ नहीं जाएंगे। इन्हें लगता था कि अगर हम किसी एक की तरफ भी जाएंगे तो जो हमारे इंडिपेंडेंट, हम नए नए स्वतंत्र हुए ना, वो छिन जाएगा, हम फिर से कॉलोनियल पावर बन सकते हैं, ठीक है, तो हमारी जो शक्ति है वो छिन जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि हम अलग रहेंगे। तो इन्होंने अपने आप को गुट निरपेक्षता का नाम दिया। क्या है इनका नाम? गुट निरपेक्षता, यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट, कि हम किसी के भी साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा उठता है कि हमने कहा कि ये इतने बड़े राष्ट्र हैं दोनों, यूएसए और यूएसएसआर, उसके बावजूद उन्हें दूसरे से रिलेशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? छोटे देशों का उन्हें क्या करना? लेकिन छोटे छोटे मिलके ही उनकी बड़ी शक्ति बनती है। छोटे देशों के पास क्या था? रिसोर्सेज थे। अगर हम देखेंगे सेंट्रल एशिया, जो सेंटो के साथ रिलेशन बनाए ना ऊपर यूएसए ने, तो सेंटो में क्या आता है? सोवियत यूनियन तो नहीं, सॉरी, सेंटो में क्या आता है? अरब देश आते हैं। और अरब देश में क्या है? ऑयल जैसे जो मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है ना। अरब है यहाँ पे, ठीक है, ईरान है, इराक है, तो ऑयल और मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमें अपनी टेरिटरी स्थापित करने के लिए, अपने वेपन्स, हथियार रखने के लिए, अपने सैनिकों का ग्रुप रखने के लिए जगह मिल जाती है कि यहाँ पे हमारे सैनिक रह सकते हैं। हम अपने वेपन्स के लिए, अगर हमारे पास जगह ना हो लॉन्च करने के लिए, वेपन लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा खाली जगह चाहिए होती है ना। जैसे हमारे यहाँ जब पोखरण में हमने अपना मिसाइल वाला करा था, एक्सपेरिमेंट किया था एपीजे अब्दुल कलाम के शासन में, तो हमने कहाँ करा था? राजस्थान में पोखरण में किया था, जहाँ पे आसपास लोग नहीं थे। तो ऐसी एरिया चाहिए जहाँ पे आसपास लोग ना हो, तो उन्हें अपने वो वेपन्स लॉन्च करने के लिए जगह चाहिए थी। तो छोटे जो देश थे उनसे उन्हें वो जगह मिलती थी। इसके बाद वो आसपास स्पाई, यानी कि नजर रख सकते थे अपने दुश्मन पे। जैसे क्यूबा कहाँ था? यूएसए के पास था, लेकिन शक्ति किसकी थी? यूएसएसआर की। मतलब यूएसएसआर का एक एजेंट हो गया ना क्यूबा, और क्यूबा यूएसए के पास था। तो इतना पास आके हम उस पर नजर अच्छे से रख सकते हैं ना, तो वो स्पाई वाला काम। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सपोर्ट, ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता था, ठीक है। छोटे देशों को भी बड़ों से फायदा था और बड़ों को भी छोटे से फायदा था, ठीक है। छोटों को बड़ों से क्या फायदा था कि जब छोटे देश बड़ों से जुड़ने लगे ना, तो जैसे नाटो था, तो नाटो में एक पॉइंट आता है कि नाटो के देशों ने ये प्रॉमिस किया कि अगर नाटो के किसी एक भी देश के साथ आपने हमला किया, किसी भी एक भी देश पे हमला किया, तो नाटो पूरे ग्रुप पे हमला मानेगा। तो इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करता था कि अगर सुरक्षित रहना है तो या तो यूएसएसआर की तरफ चले जाओ, तो तुम्हें यूएसए से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर यूएसए की तरफ जाओगे तो यूएसएसआर से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि जो बड़े देश हैं वो हमें प्रोटेक्ट करने वाले थे। तो इसलिए लोग एक दूसरे की तरफ जाते थे। जबकि जो नाम ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि जो गुट निरपेक्षता वाले देश थे, उन्होंने अपना दिखाया कि हम दोनों में से किसी की भी तरफ नहीं जाएंगे। तो अभी ये हाफ हमारा चैप्टर पूरा होता है और आधा चैप्टर हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बाय।